आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर एनर्जी। ये जो सेलुलर एनर्जी है इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। हमारे पास जो सबसे पहला मैकेनिज्म है वो हमारे पास है एनर्जी डिप्लेशन से। एनर्जी डिप्लेशन, जब आपके पास एनर्जी की डिप्लेशन हो जाती है तो दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन, यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल जो परमेबिलिटी है उसमें चेंज आ जाता है। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास होता है कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। फिर हमारे पास फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन हो जाती है और वो जो है आपके पास मेम्ब्रेन वगैरह को डैमेज करते हैं और सेलुलर इंजरी कॉज करते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है वो डीएनए और जो प्रोटीन है वो डैमेज हो जाते हैं। अब इस एक एक को जो है हम पढ़ने वाले हैं और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो मतलब इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें हम सिल्वर इंजरी को फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास क्या हो जाता है। आपके पास एटीपी जो एनर्जी है उसकी डिप्लेशन हो जाती है। अब एनर्जी की डिप्लेशन कैसे होती है उसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके पास एनर्जी की डिप्लेशन होती है उसकी वजह से क्या क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था कि जब आपके पास एनर्जी तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी जो होती है उसमें ट्रांजिशन आता है, उसमें चेंज आ जाता है। फिर आपके पास जो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन है वो आपके पास लिपिड है, प्रोटीन है, जो डीएनए है इसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो कैल्शियम है उसके लेवल जब राइज करता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी एक वो इंक्रीज करती है। दूसरा जो करता है वो डिफरेंट सेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। अब कैल्शियम किस तरह सेल इंजरी कॉज करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है जो मेम्ब्रेन डैमेज है सही है, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उनकी डैमेज हो जाती है और उसके डैमेज से क्या क्या होता है। और जब आपके पास डीएनए डैमेज हो जाते हैं या प्रोटीन मिसफोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से फिर एक्टिवेशन ऑफ प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं और आपके पास जो है एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है और एपोप्टोसिस जो है वो फिर स्टार्ट होता है। तो अब हमने देखना ही है कि एक एक प्रोसेस को हम जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटीपी डिप्लीशन। अब जो एटीपी डिप्लीशन है यानी एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया है, हमने ये पढ़ा था कि जो हाइपोक्सिया है या इस्कीमिया है ये आप कह सकते हैं कि जो कॉमन काज है सेलुलर इंजरी की वो हमारे पास है क्या, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया से। अब इस्कीमिया जो हाइपोक्सिया काज करते हैं से। अब जब आपके पास हाइपोक्सिया हो जाता है तो हमने कहा था कि लेक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू से। जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर आपके पास जो एरोबिक रिस्पिरेशन होगी वो आपके पास नहीं होगी। जब एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होगी तो आपके पास एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगी और आपके पास जो एटीपी की जो प्रोडक्शन होगी वो आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इट इज द एरोबिक मैकेनिज्म व्हिच नीड ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आपके पास हाइपोक्सिया हो जाता है तो आप ऑक्सीजन मतलब टिश्यू को नहीं मिलता, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फिर आपके पास जो एरोबिक रिस्पिरेशन है वो नहीं होती और एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास एनर्जी की डिप्लीशन आ जाती है। जब आपके पास एटीपी की डिप्लीशन आ जाती है तो आपके पास जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि आपके पास एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं से और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट करते हैं से। तो वो जो सोडियम जो पोटेशियम पंप होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, उसके जो नॉर्मल फंक्शन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको एटीपी रिक्वायर्ड है और एटीपी है ही नहीं। तो आपके पास जो सोडियम होते हैं वो आपके पास वाटर की तरफ एंटर करते हैं और जो पोटाशियम होते हैं वो बाहर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। जब सोडियम अंदर की तरफ जाता है सेल्स के अंदर की तरफ तो आपके पास जो ऑस्मोलरिटी होती है वो आपके पास क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाती है। जब आपके पास ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है तो वाटर की जो पुल होती है वो किधर होती है, इनसाइड टुवर्ड द सेल्स होती है। से टुवर्ड इनसाइड द सेल्स होते हैं। तो आपके पास जब वाटर अंदर जाता है
सेल के अंदर तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो आपके पास स्वेलिंग स्टार्ट करते हैं और आपके पास जो है ब्लेब्स वगैरह जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके पास क्या होता है, जब सेलुलर मतलब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है, उसकी मतलब कमी हो जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो सेल को तो मतलब जो सेल में जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं वो आपके पास स्टार्ट हो जाता है। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो है लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होते हैं ये आपके पास पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं, और जब पीएच को कम करते हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाते हैं, जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं यानी उनका एक पीएच होता है जिसके ऊपर ऑप्टिमम पीएच होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन से वो पीएच में चेंज आ जाता है उस एनवायरनमेंट के पीएच में, और वो जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा एटीपी डिप्लीशन। एटीपी डिप्लीशन कैसे होती है, जब आपके पास हाइपोक्सिया होता है तो आपके पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। जब एरोबिक रिस्पायरेशन रिड्यूस होता है तो आपके पास जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जब सोडियम पोटाशियम पंप फेल हो जाते हैं तो आपके पास osmolarity इनसाइड इंक्रीज कर जाती है, और आउटसाइड मतलब जो वाटर होते हैं उसकी पुलिंग इनसाइड की तरफ होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायलेट करते हैं और जो सेल्स होते हैं वो ब्लेब्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती है, एज इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जो मतलब जो सेल्स होते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन की जगह पर एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे कम्युलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, और वो लैक्टिक एसिड जो कि पीएच को यहाँ पे चेंज करते हैं और आपके पास डिफरेंट एंजाइम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जब आपके पास ये हमने पढ़ा कि आपके पास कैसे जो है एटीपी डिप्लीशन जो होते हैं वो आपके पास कैसे जो है वो सेलुलर इंजरी को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। अब हमने देखना है दूसरी, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो कैल्शियम पंप होता है ऐसे वो फेल हो जाते हैं। जब कैल्शियम पंप फेल हो जाते हैं तो आपके पास जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स होते हैं उस सेल के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो यहाँ पे कैल्शियम के इन्फ्लक्स यानी जो सिस्टोलिक जो कैल्शियम की साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। जब कैल्शियम अंदर की तरफ जाता है तो कैल्शियम क्या करता है, ये डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब जो एंजाइम ये एक्टिवेट करता है, ये एंजाइम जो है फिर जो है जो सेल होता है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब हम कैल्शियम को नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, एक्टिवेशन ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम विच इज सो डेंजर एंड डिस्ट्रॉय द सेल। फिर आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, losses the ribosome and protein synthesis for structural protein membrane cytoskeleton and enzyme। यानी जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपके पास राइबोसोम के साथ अटैच होता है। जब ही आपके पास जो है लॉस करते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है से लॉस करते हैं तो आपके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। इसमें आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो फिर जो है फंक्शन जो है उसे परफॉर्म नहीं करते, वो जो सेल्स होते हैं वो आपके पास इंजर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको देखना है, सही है। अब इसमें आप इसको जो है अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ ब्लड टू टिश्यू है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब ये रिड्यूस हो गई तो आपके पास क्या हो गया, हाइपॉक्सिया हो गया। हाइपॉक्सिया हो गया तो इसका मतलब है क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन एक टिश्यू को प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की लैक, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है उस टिश्यू में। तो आपके पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, यहाँ पे आप रेड में देख सकते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं तो आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आपके पास सोडियम पंप जो होते हैं, क्योंकि ये एटीपी डिपेंडेंट पंप है तो ये इसके फंक्शन के, इसके नॉर्मल फंक्शन के एटीपी का होना ज़रूरी है। जब ये फेल हो जाते हैं तो आपके पास आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम वाटर और जो सोडियम, यानी जब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है तो स्मोलरिटी इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाती है, तो फिर वाटर जो है वो मतलब इन्फ्लक्स स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द सेल्स, टुवर्ड द स्मोलरिटी, और आपके पास जो सेल्स होते हैं
वो आपके पास स्वेलिंग स्टार्ट करते हैं और ब्लेब्स वगैरह जो होते हैं वो आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिल अप करते हैं तो वो राइबोसोम से डिटैच हो जाते हैं और फिर आपके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो फिर आपके पास रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है टिश्यू को, तो टिश्यू जो है वो फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है उसकी तरफ जो है जाता है। जो मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन, जो सेल्स होता है वो फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो ग्लाइकोजन होगी वो आपके पास रिड्यूस होगी और आपके पास क्या होगी, लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन होगी। जब लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन तो आपके पास क्या होगी, पीएच जो है वो आपके पास डिक्रीज होगी और जब आपके पास पीएच डिक्रीज होगी तो आपके पास क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स होगी। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो सर्टेन एंजाइम होते हैं जो कि पीएच ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से पीएच यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, वो एसिडिक मीडियम बन जाता है, तो एंजाइम जो होते हैं वो वहाँ पे फिर फंक्शन जो है वो सही परफॉर्म नहीं करते हैं। जो दूसरे चेंजेस आपके पास आती हैं वो आपके पास डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम होती है एज अ रिजल्ट ऑफ रफ एंडो, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल अप करते हैं, जो राइबोसोम से वो डिटैच हो जाते हैं, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम हो जाता है से और आपके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो आपके पास कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और जो इसके रिजल्ट में आपके पास जो है लिपिड डिपोजिशन जो होते हैं वो हो जाती है। तो ये हमारे पास जो पहला मैकेनिज्म है कि जिसमें हमने यही पढ़ा कि आपके पास जो एटीपी है, एटीपी की डिप्लीशन है, वो कैसे आपके पास जो है सेलुलर एनर्जी जो है वो कॉज़ करती हैं। तो यहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं और इसी के साथ-साथ जो हमारे आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाए कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सेलुलर एनर्जी के इस पार्ट को देखने से पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सेलुलर एनर्जी को पढ़ें और इसके बाद हम जो मज़ीद जो मैकेनिज़्म है हमारे पास जिसमें कैल्शियम और जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है वो कैसे सेलुलर एनर्जी कॉज़ करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे।